नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने यूपीआरवीएनएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सीरीज लेके आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2016 का एई का पेपर था, इसको हम पहले आपको सॉल्व कराएंगे। 150 क्वेश्चन आपके इसमें टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल को हम पूरा सॉल्व कराएंगे। नॉन टेक का जो 50 क्वेश्चन होता है जिसमें हिंदी भी 10 नंबर की आती है, उसको हम नहीं करा रहे हैं। तो आप सब लोग स्ट्रेस डी में यूपीआरवीएनएल की स्ट्रेस डी वाले वीडियो को देखिए, पूरा डिटेल में हमने एनालिसिस आपको दिया है। आप उसको एक बार डिटेल में देखिए जिससे आपको समझ आए कि यूपीआरवीएनएल की तैयारी में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक पेपर मैक्सिमम हो पाएगा क्योंकि 150 क्वेश्चन का पेपर है जिसमें हम 25-30 क्वेश्चन पर डे करा पाएंगे, तो 5-6 दिन में एक पेपर हो पाएगा। तो एक पेपर अगर टाइम रहा, यूपीआरवीएनएल का पेपर अगर और लेट हुआ तो हम सब लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि एक पेपर हम सब लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के दिन हम सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीआरवीएनएल का जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम अपने टेलीग्राम लिंक पर अपने चैनल पे अपने ग्रुप में डाल देंगे। गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ, आप सब लोग जुड़ जाइए उस पर। और जब जुड़ जाएंगे तो जो भी हम पीडीएफ डालेंगे आपको मिलता रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी डाल देंगे, सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं आप एक बार देखिए। और क्वेश्चन सीरीज वैसे भी शानदार होती है, तो आगे हम सब लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 2 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ा सा अपने सारे ग्रुप्स में, जो स्टूडेंट्स ग्रुप है, सबके पास कोई ना कोई ग्रुप होता है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक पेज हो, तो आप जहां पर भी कोई भी सोशल मीडिया पर जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दे, ठीक है। चलिए, तो हम सब लोग शुरू करते हैं। बहुत शानदार सीरीज होने वाली है। ऐसे हमने इसरो का भी पेपर पूरा सॉल्व कराया था, जिसको आप सब लोगों ने देखा और नहीं देखा तो देख लीजिए। 80 क्वेश्चन का शानदार कलेक्शन है, उसको हमने कराया। तो आगे हम सब लोग कर रहे हैं, यूपीआरवीएनएल की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब हम उस लेवल पे है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इफ अ फोर्स एफ, कोई एक फोर्स F है, इफ अ फोर्स F acting on a rigid body at point P, then this force can be replaced by, तो कोई एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स F लग रहा है, कहां पर? P पर। अब इसको अगर Q पर इसके इफेक्ट को लगाना, तो इसके जस्ट इक्वल अपोजिट हमने एक फोर्स मान लिया। कोई बात नहीं, तो नलीफाई कर देगा ना, ये तो एक तरीके से जीरो आपने मान लिया। दोनों ही कोलिनियर, इक्वल अपोजिट कोलिनियर, कोई इफेक्ट नहीं है, रिजल्टेंट जीरो होगा, तो मान लिया। लेकिन ये और ये बल और ये बल मिलके क्या बना लेंगे? एक कपल फॉर्म कर लेंगे, दो इक्वल अपोजिट कोलिनियर फोर्सेस। ये क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। पर दो इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक डिस्टेंस पर अगर हो, दो इक्वल अपोजिट क्या हो? पैरेलल फोर्सेस एक डिस्टेंस पर हो, तो कपल फॉर्म करते हैं। कपल का लेक्चर हमने डिटेल में कराया, टोटी खोलने का केस कराया है, तो उसको देखिएगा। तो जब हम क्यू पर इसको रिप्लेस करेंगे तो एक उसी डायरेक्शन में वैसा ही फोर्स और उसके साथ साथ एक कपल भी आ जाएगा। तो जब हम फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा कहीं और ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें एक फोर्स, वही फोर्स रहेगा, वैसा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन वही, लेकिन उसके साथ साथ एक कपल भी आ जाएगा। तो क्या होगा? इफ अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट P, then the force F can be replaced by an equal opposite, equal तो ठीक है, अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन। आगे पढ़ना नहीं है भाई, क्यों पढ़ी? एन इक्वल अपोजिट फिर है, अपोजिट नहीं, गलत। एंड मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट नहीं, सिर्फ मूवमेंट। एन इक्वल पैरेलल एंड सेम सेंस, इक्वल पैरेलल एंड सेम सेंस, इधर लग रहा तो उधर होगा। सेम सेंस फोर्स F at point Q टुगेदर विदा कपल, विदा क्या होगा? कपल। तो कौन सा पार्ट हो गया? डी पार्ट। इक्वल पैरेलल सेम सेंस, सेम डायरेक्शन,
एट अ पॉइंट क्यू टुगेदर विद अ कपल। अगला क्वेश्चन शानदार तरीके से, ये भी क्वेश्चन, अ रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का भी केस हमने करा दिया, इक्विलिब्रियम दो पार्ट में हुआ है, तो रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस ओनली। कोई एक रिजिड बॉडी है, इसमें दो फोर्सेस से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, रिजिड अपने आप को बॉडी मानिए दो ही लोग खींच रहे हो, तो आप इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब दोनों फोर्सेस क्या हो, दोनों फोर्सेस इक्वल हो, अपोजिट हो और कोलिनियर हो। क्योंकि अगर कोलिनियर नहीं है, इक्वल अपोजिट कोलिनियर नहीं है, तो कपल फॉर्म करेंगे। तो क्या हो, टू फोर्सेस ओनली, टू फोर्सेस ओनली। तो फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, हाँ सही है, पर इतना सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं। फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, सिर्फ सेम लाइन ऑफ, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। अगला, फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम सेंस, नहीं सेम सेंस तो और बढ़ा देगा, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? तो फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट सेंस, तो क्या हो गया इसका डी पार्ट, इसका क्या हो गया डी पार्ट। बात समझ में आ रही है ना? तो फिर हम तो लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व रोड, कोई एक कर्व रोड था, उस पर कोई एक कार जा रही थी, ठीक है, आप ही वाली है, दहेज वाली, ठीक है। तो अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व रोड, रेडियस इक्वल टू 300 मीटर, रेडियस इक्वल टू 300 मीटर विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या दिया हुआ, अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर, स्पीड ऑफ 15 मीटर पर। अब देखिए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड अगर बोला है, तो स्पीड एक तरीके से यहां ये नहीं बोल रहा कि विद क्या है चेंजिंग या वेरिएबल स्पीड ऑफ, नहीं वेरिएबल स्पीड नहीं, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है। और जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो, और नॉर्मल जो कि सेंटर की ओर होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल क्यों आता है, मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से आता है, नॉर्मल क्यों आता है, डायरेक्शन चेंज की वजह से, और ये क्या होगा v स्क्वायर बाई r, और v स्क्वायर क्या हो गया 15 स्क्वायर बटे 300, 15 स्क्वायर बटे 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ध्यान रखिए टेंजेंशियल तो जीरो होना है, तो पहले पूछा गया नॉर्मल, तो और बाद में टेंजेंशियल, पहले नॉर्मल बाद में टेंजेंशियल, पहले नॉर्मल बाद में टेंजेंशियल, तो बाद में जीरो, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब नॉर्मल क्या बी स्क्वायर बाई आर, तो ये 15 15 225 आएगा, 225 बटे 300, 225 बटे 300, तो अब यहां से आएगा 2.25 बाई 3, 2.25 बाई 3, तो 2.25 बाई 3 आप कर लीजिए, और आपको ये गुणा भाग थोड़ा आता है, तो 3 सत्ते 21 आएगा, और 3 सत्ते 21 होगा, और 1 22 3 बचे 15, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमा जीरो। टेंजेंशियल जीरो होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन जो होगा जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, वो क्या आएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस h दूरी पर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है, ये सरफेस क्या है स्मूथ है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम अ हाइट h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया। आप ऐसे बॉल को छोड़ दिए, यार कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे बॉल ऐसे h हाइट पर इसे छोड़ दिए। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ रिबाउंस, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ रिबाउंस। तो ध्यान रखिए जब हम कोलिजन कराएंगे बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ लोग कोलिजन पढ़े होंगे तो समझदारी डेवलप होगी। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ रिबाउंस
आफ्टर क्या लिखा हुआ है, सेकेंड इंपैक्ट, आफ्टर सेकेंड इंपैक्ट। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, फर्स्ट इंपैक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इंपैक्ट, तो फर्स्ट इंपैक्ट के जस्ट पहले की बात करें, जस्ट थोड़ा पहले की बात करें तो ये बॉल यहां पहुंचा होगा, तब तो जस्ट टकराने वाला होगा, जस्ट बिफोर इंपैक्ट। तो क्या इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये क्या है, जस्ट बिफोर इंपैक्ट। क्या इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। कैसे भाई 2gh आपने निकाला, तो हमने क्या किया, v² फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल, तो वहीं ऐसे रुका था तब छोड़े थे ना, ऐसे रुका था तब छोड़ दिए थे, 0 + 2gs, डिस्टेंस क्या s, तो v जो होगा वो √ क्या होगा 2gh। ये कब की बात है, ये कब की बात है, जब बॉल जस्ट नीचे टकराने वाला है, जस्ट नीचे टकराने वाला। अब ये इससे टकरा गया, और जब टकरा गया तो इसने धक्का मार दिया, जब टकरा दिया गया तो ये क्या कर दिया, धक्का मार दिया, और जब धक्का मार दिया तो ऊपर की तरफ, जस्ट ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी v' हो गई, मान लीजिए v' हो गई, ये आपका केस हो गया। तो जस्ट ऐसे टकराने वाला था और ऊपर गया तो v' हो गया। अब ये v' कैसे निकाला, तो एक तो क्या करते हैं हम सब लोग, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगाते हैं। तो इसकी बॉडी का तो मास पता ही नहीं है, जिससे टकरा रहे हो भैया उसका तो मास हमें पता ही नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, सिर्फ इंपैक्ट, वो भी क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है एक्चुअल में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना बाद का, जैसे मान लीजिए v' और इसकी क्या है, ये तो पूरा ब्लॉक था, फ्लोर था, तो फ्लोर तो रुका हुआ है, इसका बाद वाले को पहले ऊपर जो रहेगा वो बाद वाले सेपरेशन की बात रहेगी, टकराने के बाद। तो v' -0, 0 क्यों है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, जो फोर्स है उसकी वेलोसिटी क्या है 0। अब जो बाद में यहां लिखे थे उसकी वेलोसिटी, तो पहले भी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, कुछ नहीं करना होता है यार, जो आपकी बाद वाली सिचुएशन, बाद में दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस कर दो, बाद में दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, और जो पीछे लिखे वो पहले लिख दो, जो पीछे लिखो उसकी वेलोसिटी क्या करो पहले, तो 0। अब बताइए ये, तो ये माइनस, अब इसकी वेलोसिटी भाई 0 इसकी पहले भी थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी -√2gh है। क्यों भैया माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है, तभी तो v' ऐसे रख दिया, तभी तो v' ऐसे रख दिया, और ये माइनस फार्मूले की वजह से। तो जो v' आएगा, जो v' आएगा वो आएगा e√2gh, जो v' होगा वो e√2gh होगा। तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो होगी v' इक्वल टू e√2gh, e√2gh, याद रहेगा ना। तो अब पहले इंपैक्ट के बाद ये कितना ऊपर जाएगा, देखिए जस्ट आफ्टर इंपैक्ट की वेलोसिटी हमने निकाली, फर्स्ट ऐसे आके टकराया, टकराने के बाद वापस हुआ, तो टकराने के बाद अब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया, तो सेपरेशन की वेलोसिटी v' और ये रुका हुआ -0, और फिर क्या हुआ, इसकी पहले क्या थी 0 -√2gh, क्यों, क्योंकि ये नीचे था। तो फर्स्ट रिबाउंड में आपकी वेलोसिटी होगी e√2gh, लेकिन ये पूछा नहीं। अब बताइए ये वेलोसिटी जस्ट बाद की, जैसे टकराया छोड़ के गया, अब कि छोड़ के कुछ ऊपर तक आएगा, छोड़ के कुछ ऊपर तक आएगा, कितना ऊपर तक आएगा, छोड़ के कितना ऊपर तक आएगा, तो हमने मान लिया कि h1 दूरी पर आके ये रुक गया, v' वेलोसिटी पर h1 दूरी पर आके ये रुक गया। जब रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0, और ये क्या थी v1 e√2gh का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी v² इक्वल टू e² प्लस, तो यहां पे प्लस क्यों नहीं, 2gh1
माइनस क्यों लिखा गया? क्योंकि ऊपर की तरफ आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, लेकिन जी नीचे की तरफ है। जी क्या है? नीचे की तरफ है। तो जो h1 होगा वो क्या होगा? होगा e स्क्वायर, और यहां क्या आएगा 2gh अपान 2g। तो जो h1 होगा वो क्या होगा? e स्क्वायर h। जो पहले रिबाउंड के बाद जो आपकी हाइट आएगी वो ई स्क्वायर एच। पहले रिबाउंड, ऐसे बॉल को छोड़े सर, नीचे पहुंचते वेलोसिटी √2gh हो गया, लेकिन टकराने के बाद जो आया वो e√2gh हुआ, और जब ऊपर आने लगा तो आया कितना ऊपर? ई स्क्वायर एच। पहले इंपैक्ट के बाद ई स्क्वायर एच, पहले इंपैक्ट के बाद ई स्क्वायर एच, तो दूसरे इंपैक्ट के बाद e⁴h आएगा। करते हैं उसको भी, ये आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हमने h हाइट से गिरा है, यहां टकराने से जस्ट पहले √2gh, बाद में v डैश, और जो आएगा e√2gh, और ऊपर आते हुए वेलोसिटी जीरो कहां हुई? h1 हाइट पर ई स्क्वायर एच के बराबर। h1 हाइट क्या हो गई? ई स्क्वायर एच। तो सेकेंड इंपैक्ट पर हम सब लोग अब बात करेंगे। सेकेंड इंपैक्ट, अब बताइए ई स्क्वायर एच हाइट पर आके फिर ये एक पल के लिए रुक गया, क्या रुका रहेगा? क्या रुका रहेगा? क्या ये रुका रहेगा? ये क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट इंपैक्ट के बाद ये ई स्क्वायर एच ऊपर आया। अगर आप, ठीक है, कोलिजन का चैप्टर हम कराएंगे डिटेल में, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि हम सब लोग एग्जाम देने के मूड में अब चल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपका आया कितनी हाइट पर आया? अब कितनी हाइट पर यहां पर आया? ई स्क्वायर एच हाइट पर। ये यहां आके रुक गया। अब जब रुक गया तो फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा सेकेंड इंपैक्ट। फिर जब नीचे आएगा तो जब नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जस्ट बिफोर इंपैक्ट, जस्ट बिफोर इंपैक्ट की बात करें तो जस्ट बिफोर इंपैक्ट की बात करें तो क्या होगा वेलोसिटी? चलो भाई, तो जस्ट बिफोर इंपैक्ट यहां आने से पहले आप कहोगे सर वेलोसिटी कुछ हो जाए मान लो, और होगा 0, v स्क्वायर इक्वल 0 + 2g, क्योंकि नीचे की बात कर रहे हैं, और h कितना है यहां पर? ई स्क्वायर एच। ये कितना है? ई स्क्वायर एच ही तो अब हाइट है, और v जो होगा वो क्या आएगा? e√2gh। तो अब जो वेलोसिटी जस्ट बिफोर वेलोसिटी होगी वो होगी e√2gh। अब जस्ट दूसरे इंपैक्ट में टकराते वक्त वेलोसिटी क्या होगी? e√2gh, और फिर मान लीजिए टकरा के ऊपर गया तो v डबल डैश हो गया। अब यहां पर e√2gh कर देंगे, b डबल डैश -0, अभी तो ये नीचे फर्श रुका हुआ, 0 माइनस e√2gh। अब यहां से आप देखोगे तो ये आपका ई स्क्वायर हो जाएगा, जो b डबल डैश होगा वो क्या होगा? ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर √2gh। ई और ई मल्टीप्लाई, ई क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो हम सब लोग कभी डिटेल में करेंगे जब कोलिजन का क्वेश्चन। अब b डबल डैश जो है वो ई स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? e⁴ अब यहां पे h1 के बजाय h2, क्योंकि अब दोबारा इंपैक्ट होके h2 हाइट आएगा, तो जो h2 होगा वो क्या होगा? e⁴h। h2 जो होगा वो क्या होगा? e⁴h। तो ध्यान रखिए, मतलब एक सिंपल सा इसका कंक्लूजन भी, ये क्वेश्चन तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, ऐसे h हाइट पर गिराएंगे, टकराने के बाद वो h नहीं आएगा। अगर आपका 100% इलास्टिक कोलिजन हो तो h हाइट पर आएगा, जो कि इम्पॉसिबल चीजें होती है। तो हम तो लोग जब छोड़ेंगे तो थोड़ा कम ही हाइट आएगा। कितना कम आएगा? तो आपको ई स्क्वायर एच हाइट पहली बार, फिर वो नीचे जाएगा, अगर पकड़ नहीं लिए तो फिर वो नीचे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर दूसरी बार और कम आएगा, वो e⁴h होगा, और तीसरी बार क्या होगा? 4h के बाद e⁴6h। ऐसी ही चीजें बढ़ती जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना? तो हर बार आपका वो
घटता जाएगा, धीरे 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 हाइट कम होती जाएगी। सेकेंड इंपैक्ट के बाद याद रखिएगा क्वेश्चन ईपीआर पैनल का ही पेपर सीरीज चल रहा है तो e⁴ 4h होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगला एन एलिवेटर, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एलिवेटर हैज डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। एलिवेटर यहां लिफ्ट समझिए, वही लिफ्ट ही है यार एक्चुअल में। तो ये है, ये एलिवेटर ऐसे रस्सी से यहाँ पुली और सब जो लगा रहता है खींचते रहते हैं। अब यहां पर क्या है, एलिवेटर हैज डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, हैज डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या है, 0.1 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.1 g, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, 0.1 g मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द, अब देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट विल बी द ट्रांसमिटेड, व्हाट विल बी, अच्छा व्हाट फोर्स विल बी, व्हाट फोर्स मतलब फोर्स निकालना है, विल बी ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर ऑफ एलिवेटर बाय अ मैन ऑफ वेट W ट्रेवलिंग इन द एलिवेटर। तो कुल मिला के पूछा गया है कि एलिवेटर द्वारा आदमी पर लगाया गया बल बताइए। व्हाट फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर, फ्लोर पर, अरे भाई हम फ्लोर को जितने दाबेंगे उतने से वो हमें दाबेगा। तो व्हाट फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर ऑफ एलिवेटर बाय अ मैन ऑफ वेट W ट्रेवलिंग इन द एलिवेटर। कुछ नहीं करना यार, सिर्फ एलिवेटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मैन का, ये आदमी है, जूम करके बना दिए, ये है, ये आदमी, दो पैर हैं, दोनों पंजे होंगे, दोनों पंजे को हम एक ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका, आप ग्रेविटी तुरंत आप कहोगे धरती माता तो खींचेंगे, धरती माता फ्री बॉडी डायग्राम में धरती माता पहले दिखा दी। क्या इसके द्वारा, फर्श के द्वारा ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यही क्वेश्चन भी है, यही क्वेश्चन है। तो आप सोचिए जब आप फर्श को दबा रहे होंगे, फर्श भी आपको ऊपर की तरफ, जब हम फर्श का बनाते तो फर्श पर नीचे की तरफ लगाते, और आपका बना रहे तो आप पर ऊपर की तरफ लगाएंगे, आप पर। अब जब ये पूरा पूरा सिस्टम इतने से 0.1 g से नीचे आ रहा है तो क्या आप कहीं और हो क्या, आप भी तो उसी में। बस इतना सही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और कुछ नहीं। F = ma, फ्री बॉडी डायग्राम सिग्मा F = ma। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, W और यहां पर दोनों पंजों का मिला के नॉर्मल रिएक्शन। यही पूछा भी गया है कि व्हाट फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर, तो फ्लोर पर जितने दाबोगे वही आपको लगा, तो Rn ही पूछा गया बाय अ मैन ऑफ वेट W। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिग्मा F, नीचे की तरफ की बात है तो नीचे, तो क्या होगा नीचे W - Rn = ma, और ma क्या होगा, W/g(m) होता है, और a है, a कितना दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ 0.1, a कितना दिया हुआ 0.1 g, ये दिया हुआ है। तो Rn क्या होगा, Rn क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो Rn होगा W - 0.1 W, W में जी कट जाएगा, 0.1 W उधर जाएगा, Rn इधर, तो नॉर्मल रिएक्शंस जो आएंगे वो क्या आएगा 0.9 W, 0.9 मतलब इतना फोर्स से आप फर्श को दाब रहे होगे। अगर सिर्फ रुका हो तो आप mg से लगाते हैं, नीचे एक्सेलरेट कर रहा थोड़ा कम से, ऊपर एक्सेलरेट करता थोड़ा ज्यादा आता, वो खैर केस कराएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 0.9 को लिख सकते हैं 9/10 W, 9/10 W, तो 9/10 W आपका हो गया। सी पार्ट क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए, कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम F = ma, W - Rn = ma, m क्या है W/g × a। क्लियर हो गई सब बात, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन अ जॉइंट मेथड ऑफ प्लेन ट्रस ऐसे ढेर सारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसमें सब आपके एक्सियल फोर्स मेंबर्स लगे रहते हैं, पिन कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे ट्रस। अब क्या पूछा गया, इन जॉइंट मेथड जब हम सब लोग कभी जॉइंट मेथड करेंगे तो सिग्मा Fx सिग्मा Fy = 0, दो इक्वेशंस होते हैं भाई। एक जॉइंट है, उस पर सारे फोर्स एक पॉइंट पर लग रहे हैं तो मूवमेंट ऑलरेडी 0 होगा, मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है यार।
अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो मोमेंट का मतलब ही नहीं है। इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, नहीं देखे तो हमने आपको इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में कराया है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ध्यान से करिए। तो अगर किसी एक ज्वाइंट पर ढेर सारे बल लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो वहां मूवमेंट का कंडीशन ही, अब आपके पास 2 ही गोली है। कौन सी गोली है? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो 2 गोली है तो 2 ही आदमी होगा तभी मार पाओगे। तो इसका मतलब 2 ही अननोन पता हो तभी आप कर पाओगे। तो इन अ जॉइंट ट्रस द जॉइंट मेथड ऑफ अ प्लेन ट्रस एनालिसिस, वैल्यू ऑफ फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ ट्रस, वैल्यू ऑफ फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ ट्रस कैन बी फाउंड आउट, कैन बी प्राप्त किया जा सकता है व्हेन जॉइंट हैज एनी नंबर ऑफ अननोन। अरे नहीं भाई, एनी नंबर ऑफ अननोन, गोली 2 है 50 लोग नहीं, जितने लोग उतनी गोली, ठीक है। नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्सेस फोर्स मेंबर, तो ये नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्स मेंबर्स, 2 अननोन फोर्स मेंबर से ज्यादा उस ज्वाइंट पर ना हो। और हम ही नहीं कह रहे 2 ही लोग जुड़े हो, 10 20 50 कुछ भी हो, पर अननोन केवल 2 हो, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्सेस मेंबर, 2 अननोन फोर्स मेंबर्स, ठीक है। ओनली 3 नहीं, ओनली 4 नहीं, अरे यार 2 ही है। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 है और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 है। तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ही अननोन वाले फोर्स मेंबर्स होने चाहिए। बात समझ में आ गई? बी पार्ट हो गया। अगला बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस L/4, बेंडिंग मोमेंट कहां पर? एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम वन एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऑफ लेंथ क्या है? L है, और इस पर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। मान लीजिए W इसकी इंटेंसिटी है। बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस L/4 पर पूछा गया, कहां पूछा गया है? L/4। बात समझ में आए? तो बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम वन एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। तो इंटेंसिटी ये दी है, जब आप रिएक्शन निकालोगे तो W/L/2 आएगा और ये WL/2। अरे भाई पूरा लोड W इंटू L, आधा आधा बांट लेंगे, सिमेट्रिक है। तो इसका जब शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो ये आपका कांस्टेंट है, तो ये आपके लीनियर होगा। SFD जो होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा, एक ऑर्डर ज्यादा होगा। और जो BMD होगा वो पैराबोलिक होगा, आपको पता होगा पैराबोलिक होगा। बीच में क्या होगा? मैक्सिमम। बीच में क्या होगा? मैक्सिमम। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक यूनिफॉर्म है तो ये लीनियर होगा, कांस्टेंट है तो लीनियर होगा। ये पैराबोलिक, कौन है पैराबोलिक? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इस पे भी लेक्चर हम करने वाले हैं जल्दी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि L/4 दूरी पर इसका मान बताइए, L/4 दूरी पर बेंडिंग मोमेंट का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है यार, ये आप इसको L/4 दूरी पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए बस। L/4 दूरी काट लाए, इधर से इसे गड़ा से लेके काट दिया, इसे काट के ले आए। जब काट के ले आए तो सर यहाँ पे नॉर्मल मतलब ये भी था WL/2, और यहां जब काटेंगे तो यहां कुछ शियर फोर्स आएगा और कुछ क्या आएगा? बेंडिंग मूवमेंट आएगा। यही बेंडिंग मूवमेंट पूछा गया। अरे भाई यहां काटोगे तो कुछ इधर का पोर्शन ऐसे बना के लेके जूम करके बनाए हैं काटने के बाद, यही है L/4 दूरी। तो अब आपसे बेंडिंग मूवमेंट पूछा गया है, तो मान बताइए कितना होगा? मान बताइए आप सब लोग कितना होगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। आइए, छाप लिए होंगे ऐसे भी। तो हम सब लोग SFD BMD खैर पूरा नहीं पूछा गया था, केवल बेंडिंग मूवमेंट वहां पर पूछा गया था, तो लो हो गया, कुछ नहीं। इसके अबाउट मूवमेंट ले लो, इसके अबाउट मूवमेंट। तो जब उसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, सिग्मा m इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे? पॉजिटिव। तो यहां से आएगा WL/2 माइनस ये फोर्स है इंटू कितनी दूरी पर है? L/4। अरे भैया यहां खड़े होके हर एक से हालचाल ले लेना, कुछ नहीं करना। तो सर बेंड, ये तो शियर फोर्स कुछ नहीं करेगा। ये WL/2 इंटू L/4 ये किधर ले जाएगा? क्लॉकवाइज। और ये कितना होगा? ये कितना होगा? WL/4।
प्लस में W इंटू एल बाई 4, दूरी तो यही है ना, इंटू एल बाई 8। अरे भाई ये L बाई 4 ये पूरी दूरी है ना, तो W इंटू एल बाई 4 फोर्स होगा और कहां लगेगा, सेंट्रॉइड पर। इतना नहीं, अभी मूवमेंट भी है, M इक्वल टू 0। तो सिर्फ हमने उसके बाद क्या कर लिया, मूवमेंट ले लिया। तो M इक्वल टू क्या आ गया, M इक्वल टू आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 32। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और ये 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 तो क्या आएगा 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 32। 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 32। तो कुछ नहीं करना होता, जहां पर बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए उसको काट के, चाहे दाहिना देखो चाहे बायां देखो यार, ऐसा नहीं राइट साइड से भी बन सकता था, लेफ्ट साइड। तो हमने लेफ्ट नजदीकी मामला था यही बना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, इसके अबाउट मूवमेंट ले लिए, इसके अबाउट हम क्या कर लिए, सिंपली मूवमेंट ले लिए। तो डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 4 ये क्लॉकवाइज था और डब्ल्यू एल बाई 4 इंटू एल बाई 8 एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये चीजें, और प्लस m तो था ही ना, और वही m निकालना है। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 उधर जाएगा पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 32। जब 8 चौक बची तो 4 माइनस 1 3 बाई 32 डब्ल्यू एल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है सबको। तो आप बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, मोहर सर्किल का सेंटर हो, और जब आपके डायरेक्ट स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई लग रहा हो, सिग्मा एक्स एक्स लग रहा हो और सिग्मा वाई वाई लग रहा हो, उस समय सेंटर क्या होता है यार। मोहर सर्किल का इतना शानदार हमने लेक्चर कराया है, मोहर सर्किल एक बार देखिए तो सही। हमने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोहर सर्किल बहुत डिटेल में कराया है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेट लोकेट करिए सर, यहाँ सिग्मा एक्स एक्स और यहाँ सिग्मा वाई वाई, इन दोनों से होकर जाना है, यहाँ बीच में सेंटर होगा। बीच में सेंटर कितना आएगा, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई बाई 2, और सीयर की वैल्यू क्या होगी 0। तो क्या होगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। अरे ध्यान से आप उस मोहर सर्किल वाले लेक्चर को करिए तो सही, बहुत शानदार लेक्चर हुआ। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में देखिए कि मोहर सर्किल को हमने बहुत अच्छे से करा है। कोऑर्डिनेट हो गया, सेंटर हो गया। अगला रेडियस पूछा जाए तो इसी में अगर रेडियस पूछा जाए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस आपको क्या आएगा, टाउ एक्स वाई भी होता तो रेडियस क्या आएगा, सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई माइनस, फिर से। तो अब अगर आप मोहर सर्किल का आप लेक्चर देखेंगे तो ये माइनस कैसे हुआ भाई। तो अब मोहर सर्किल जैसे बनाया हमने, ये सिग्मा एक्स और ये क्या है, ये टाउ एक्स वाई है, और ये सिग्मा वाई है और ये क्या है, टाउ एक्स वाई है। सेंटर तो पता है। अब हमें अगर रेडियस चाहिए तो ये डिस्टेंस चाहिए जो पता है टाउ एक्स वाई होगा, ये डिस्टेंस भी तो चाहिए, ये डिस्टेंस भी तो चाहिए, तभी तो रेडियस निकालोगे। और ये डिस्टेंस क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये डिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई चला गया, उसका आधा, तो रेडियस क्या आएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो रेडियस आएगा। ये हमने मोहर सर्किल में बहुत शानदार तरीके से कराया, तो इसको आप कर सकते हैं सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इन प्रेशराइज्ड थिन सिलेंडर विद हुप स्ट्रेन क्या है, हुप स्ट्रेन H, और क्या है लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन क्या है एप्सिलॉन L। हुप स्ट्रेन तो हुप स्ट्रेन होगा डेल्टा डी बाई डी, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा ये डेल्टा एल बाई एल। क्या बातें समझते हैं। एक सिलेंडर पतला सा है, थिन सिलेंडर, पैकिंग है इसे, भर दिए इसके अंदर प्रेशर क्या करेगा, चीर फाड़ डालेगा। इसके अंदर गैस भरा हुआ, गैस क्या करेगा, इसको फाड़ देना चाहेगा, चल फट जाओ, ये कह रहा नहीं फट,
ये कह रहा नहीं फटेंगे, ऐसे है सिलेंडर, ऐसे ये सिलेंडर है, और जब ये सिलेंडर तो अंदर से कोई है जो इसको फाड़ देना चाहता है, जब चीर फाड़ देना चाहता है, ये मोटर ऐसे है, थिकनेस कम है लेकिन है, मोटाई तो है कुछ। अब ध्यान दीजिए, जब इसके यहां से पूछोगे तो इधर देखिए, इधर जब धक्का मारेगा ये क्या करे, इधर प्लेट्स है ना, इधर पैक्ड है, तो ये इधर भी धक्का देगा। प्लेट को जब धक्का देगा तो प्लेट क्या करेगा, इसकी लेंथ को खींचना चाहे। जब ये अंदर से प्रेशर प्लेट को, जो एंड प्लेट्स है, प्लेट को धक्का देगा तो इसकी लेंथ को ऐसे खींचना चाहेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। और जब ये आपके, जब अंदर आपके प्रेशर, तो ऐसे फट जाना चाहेगा, ऐसे लेंथ के अलोंग जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल आपका होगा, और जो ऐसे सरकमफ्रेंस के अलोंग, जो सरकमफ्रेंस के अलोंग ऐसे फटना चाहेगा वो क्या होगा, डायमेट्रल या फिर हुप स्ट्रेस कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, जो हुप स्ट्रेस होता है वो डायमीटर चेंज कराना चाहता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करना चाहता है, लेंथ को चेंज कराना चाहता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपके लेंथ को बढ़ाना चाहता है, और हुप स्ट्रेस डायमीटर बढ़ाना चाहता है कि और फैल जाए। बात समझ में आ गई? तो वही दिया है, हुप स्ट्रेस इक्वल डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन की बात हुई, तो हुप स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, इज गिवन बाय, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम रटे थे भाई, क्या रटे थे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको लॉग ले लें, तो एल लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये आएगा एल एन पाई बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी प्लस एल एन एल। अरे भाई ये इनका गुणनफल है, 2 बाहर आ गया क्योंकि पावर था, तो एल एन पाई बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी प्लस एल एन एल। फिर इसको आंशिक क्या करिए, पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, अलग अलग, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने डेल्टा बी बाई वी इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल होगा। बात समझ, ये 2 टाइम्स ऐसे रहेगा, इसका जब आप डिफरेंशिएट, अरे भाई लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स एल एन एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स एल एन एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ऐसे हमने 1 बाई बी इसका और इंटू डेल्टा बी, 1 बाई बी इंटू डेल्टा बी, ऐसे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 बाई डी इंटू डेल्टा डी, ऐसे 2 क्या होगा, एल बाई डेल्टा एल। अब ये डेल्टा डी बाई डी क्या है, एप्सिलॉन एच, और ये क्या है, एप्सिलॉन एल। तो यहां से अगर पूछे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन प्लस 1 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन, 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन, और एक बार क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन और एक बार क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन, इसको करते रहते हैं। अगला चलिए, तो अब हम तो लोग और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ये है ई आई डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू एम, ये सबको पता है। ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और एम क्या है, बेंडिंग मूवमेंट। ई आई आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आपको हम बताए भी हैं। अब ई आई, अब पूछा गया ई आई डी 3y अपान डी एक्स 3 क्या है, इसका मतलब ये क्या है, dm अपान डी एक्स किया गया है, एक बार इसका और डिफरेंशिएशन किया गया, और dm अपान डी एक्स क्या होता है, शियर फोर्स होता है, यही क्या होता है, शियर फोर्स होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप
बेसिक कॉन्सेप्ट में एकदम जाइए, सब कुछ हमने डिटेल में किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में देखिए तो क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ही शियर फोर्स देता है। तो कुल मिला के ये क्या देता है, ये आपको शियर फोर्स देता है। ये आपको क्या देगा, शियर फोर्स। ये क्या होगा, शियर फोर्स एट द सेक्शन, शियर फोर्स एट द सेक्शन। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। तो EI d3y/dx3 जो होगा वो शियर फोर्स एट द सेक्शन। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ लिंक OA, अरे वाह OA हो, लिंक OA ऑफ लेंथ R, इसकी लेंथ जो है वो क्या है R, ऑफ लेंथ R विद सेंटर O, सेंटर क्या है O है, विद सेंटर O रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये ठीक है। टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए, तो ए का टेंजेंस, अब भाई कांस्टेंट अगर है तो अल्फा क्या होगा 0, और इसका टेंजेंशियल जो आर अल्फा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा 0। द टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल पहले पूछा गया है भैया, टेंजेंशियल पहले पूछा गया है, तो पहले वाला 0, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन। दूसरा, एंड रेडियल, रेडियल मीन सेंट्रीपिटल, रेडियल रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, नॉर्मल भी इसको बोलेंगे, रेडियल नॉर्मल सेंट्रीपिटल, कुछ भी पूछा गया होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, तो इसका रेडियल क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर, सेंटर की तरफ जो होगा वो क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन 0, आर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिए सीक्वेंस में पहले टेंजेंशियल फिर रेडियल, पहले टेंजेंशियल फिर रेडियल, तो 0, आर ओमेगा स्क्वायर, याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ रिजिड बॉडी, किसी एक रिजिड बॉडी पर दो पॉइंट्स हैं, ए हैं और बी हैं, इनकी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी आर पैरेलल, ये क्या है एक दूसरे के समांतर, ये एक दूसरे क्या है समांतर, एंड क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है तो इसी के परपेंडिकुलर यहां कहीं होता, ऐसे क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बी इक्वल टू बी बी एज सोन इन द फिगर। तो इसमें आप देखेंगे कहां होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, और इन दोनों का क्या है, इन दोनों का साइज सेम है, तो इसके भी परपेंडिकुलर ऐसे। क्या ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, क्या ये दोनों एक दूसरे, अगर वेलोसिटी आपकी डिफरेंस होती तो मिलाते तो यहां कहीं कट करता, तो नॉर्मल पे होता, लेकिन दोनों समान मैग्नीट्यूड के हैं, तो क्या ये दोनों कट करेंगे, नहीं कट करेंगे, कहां पर इन्फिनिटी, तो क्या होगा एट इन्फिनिटी, क्या होगा एज सोन इन द फिगर, देन इट्स इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये प्योर ट्रांसलेशन कर रही है बॉडी, तभी इस दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो क्या होगा एट इन्फिनिटी, कहां पर होगा इन्फिनिटी पर होगा। बात समझ में आ गई, तो एट इन्फिनिटी। अगला, इफ 4 नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ ज्वाइंट, कोई एक जोड़ है, यहां पे 4 लिंक्स जुड़े हैं, 4 नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ ज्वाइंट, किसी एक जोड़ पर कितने लिंक्स हैं 4, 1 2 3 4, तो इसी को हम क्वाटरनरी ज्वाइंट भी कहते हैं, 4 लिंक जुड़े हैं तो क्वाटर्न, देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू द, तो कितने होगा 3 बाइनरी ज्वाइंट के, ये किसके इक्विवेलेंट होगा 3 बाइनरी ज्वाइंट, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द 3 बाइनरी ज्वाइंट्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, जस्ट द सर्किल पासिंग थ्रू द, कहां से पिच पॉइंट, द सर्किल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट and concentric with the base circle, and concentric with the base circle, the circle passing through the pitch point and concentric with the base circle of cam profile, base circle of cam profile, ये क्या कहलाता है, is known as pitch circle। ये क्या है प्राइम सर्किल, हम आपको बताएं स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द पिच कर्व,
पिच कर्व का स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल, और बेस सर्किल क्या होता है, स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्किल टू द कैम प्रोफाइल एंड कॉन्सेंट्रिक विद द कैम। ट्रेस सर्किल, यहाँ पे ट्रेस पॉइंट होता है, ट्रेस सर्किल नहीं होता। तो बेस सर्किल कैम प्रोफाइल के, प्राइम सर्किल पिच कर्व के, और पिच सर्किल क्या होगा, पिच पॉइंट से होकर जाएगा। और पिच पॉइंट क्या होता है, एट विच पिच पॉइंट एट विच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, एट विच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम। तो पिच पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर प्रेशर एंगल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और पिच पॉइंट से होकर जाने वाला सर्किल किसके, पिच पॉइंट से होकर जाने वाला सर्किल कैम प्रोफाइल के कॉन्सेंट्रिक को हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ पेयर्स इन टीथ इन कॉन्टैक्ट को ही हम कॉन्टैक्ट रेशियो कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट रेशियो। तो एवरेज नंबर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट जो होंगे वही क्या होगा, कॉन्टैक्ट रेशियो। नंबर ऑफ पेयर्स इन टीथ इन कॉन्टैक्ट, इसी को कॉन्टैक्ट रेशियो। और कॉन्टैक्ट रेशियो होता क्या है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच। ये क्या होगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच। ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ एक्शन टू द पिच एंगल। यही क्या होगा, एंगल ऑफ एक्शन टू द पिच एंगल। तो कॉन्टैक्ट रेशियो के एवरेज नंबर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट कहते हैं, और वही क्या होगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, या इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एक्शन टू द पिच एंगल। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द क्या होगा, सर्कुलर पिच, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच नहीं, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई नहीं, अब इनटू सर्कुलर पिच तो कॉस फाई नहीं होगा, कॉस फाई नहीं। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इनटू कॉस फाई नहीं, ऐसा भी नहीं। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम स्पीड। चलिए और भी आगे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, पूरा सीरीज कराएंगे। यूपी आरएनएल के सारे क्वेश्चंस एक पेपर तो एटलीस्ट सॉल्व भी होगा, पूरा 150 क्वेश्चंस का सीरीज होगा। इसरो का हमने पहले से ही करा रखा है, उसको आप सब लोग देखें। जो टॉपिक इससे रिलेटेड है उसकी अगर थ्योरी हो चुकी है तो आप उसको भी देखें और भी लोगों में शेयर करते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप बने हुए, सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग को शेयर करते रहे, मैक्सिमम स्टूडेंट में फैलाते रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।